हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, यह वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और पिछली क्लास तक में हमने क्वांटम नंबर समझा, कैसे हम क्वांटम नंबर्स निकालते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्याएं निकालना हमने सीख लिया। आज उससे आगे की बात, यानी कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली ने बहुत ही एक आसान सा नियम दिया था क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। वोल्फगैंग पाउली ने यह बताया कि देखिए, कोई भी एक एटम आपने लिया, उस एटम के टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो उनमें चार की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। मीन्स देयर इज नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम विच हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल दी फोर क्वांटम नंबर्स, है ना। या किसी एक ही परमाणु के किसी एक ही परमाणु के दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अगर तो फिर अपवर्जन का क्या मतलब है? अगर कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप स्टेट्स लिख रहे हो और उसमें टू इलेक्ट्रॉन आपको सेम एटम में ऐसे मिले कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक उनके क्वांटम नंबर सारे के सारे सेम आ गए, तो वो स्टेट आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा कोई स्टेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, है ना, उसको अपवर्जित कर देना होगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखो, हमने मान लो पोटेशियम कैल्शियम के 4s1 और 4s2 की बात की, तो n इज इक्वल टू, आप जानते हो यहाँ जो नंबर लिखा गया है नंबर ऑफ सेल्स होता है, आउटर मोस्ट सेल, तो ये 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया। L की वैल्यू S के लिए क्या होती है? 0, S इसमें भी है 0। M के लिए आप ऐसे चार्ट बना लोगे, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन L की वैल्यू जब 0 है तो M की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 इसमें भी आएगी, 0 इसमें भी आएगी। और S की वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ हो गया, यहाँ नेगेटिव स्पिन वाला है तो माइनस हाफ। देखो N की वैल्यू तो सेम थी, L की वैल्यू भी सेम थी, M की वैल्यू सेम थी, लेकिन S की वैल्यू सेम नहीं मिली। हो सकता है आपको शुरुआत में ही डिफरेंट मिल जाए। जैसे मान लो अगर ये रहा होता 4s1 3d2, तो क्या होता भाई? तो क्या होता? N की वैल्यू 4 मिलती यहाँ पे और यहाँ 3 मिलती, यही बराबर नहीं मिले, तो LMS की तो बात ही छोड़ दो आप। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, बहुत आसान सा, इसको आपने 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसी के बाद लास्ट हेडिंग एक तरह समझिए आपके चैप्टर की हो जाएगी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बाहुल्य का नियम। आपने अब तक तो पढ़ ही लिया होगा, एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। चूंकि 11th में मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ा पाया, मेरा चैनल लेट शुरू हुआ है बच्चों, और ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेशन या जो बच्चे अभी 11th में हैं उनके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हुंड रूल क्या कहता है? हुंड रूल अमूमन हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं कि जो समान ऊर्जा के कक्षक हैं उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख लो, फिर उनको, जैसे मान लो हमको D7 लिखना है तो आप ऐसे D7 या D6 मान लो लिखना है, तो आप D6 ऐसे नहीं लिखोगे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक, बल्कि D6 ऐसे लिखोगे कि ये 5 लोग हैं, 6 लड्डू है, तो पहले सबको एक एक दे दो, फिर पेयरिंग कराओ, फिर युग्मन। तो ये आपने इन जनरल समझा होगा, लेकिन एक्चुअली ये तो कंक्लूजन है बेटा, ये रिजल्ट है। अगर यही इतना हुंड रूल रहता तो फिर उस नाम का क्या मतलब है? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बाहुल्य का नियम। ये अधिकतम बाहुल्य क्या है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या चक्कर है? तो पहले हम समझेंगे बाहुल्य मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, तब हम समझेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बहुत इजी सा रूल ये भी है, लेकिन आगे हमारे लिए क्वांटम नंबर, पाउलीज प्रिंसिपल, हुंड रूल, आहबाउ प्रिंसिपल, ये सारी चीजें जो आहबाउ के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बेटा। तो आइए हम लोग हुंड रूल पढ़ने की तैयारी करें। हुंड रूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं अभी, है ना, हम हेडिंग डाल देते हैं हुंड्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है, या चलिए उससे पहले हम आपको मल्टीप्लिसिटी बताते हैं। मल्टीप्लिसिटी या बाहुल्य समझने से पहले बच्चों आपको समझना होगा चक्रण बाहुल्य, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है।
तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप पहले समझ लें। स्पिन मल्टीप्लिसिटी या इसको आप बोलोगे चक्रण बाहुल्य। चक्रण बाहुल्य क्या होता है बच्चों कि जो जैसे मान लो एक कोई स्टेट लिखा है, उसमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सारे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं उनको जब सम कर दोगे तो उस स्टेट के लिए, उस अवस्था के लिए आप निकालते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मींस स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैपिटल एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एसेज। जो एस है मतलब इसका मतलब है S1 प्लस S2 प्लस S3, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो Sn, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा 4p6, तो यहां पे 4p4 कर दो अभी, तो यहां पर क्या है 4p4, 1 2 3 4 ऐसे 4 आ गए, ठीक है। अब चूंकि हुंड रूल लगा के ही ऐसे लिखा गया, इसको समझने हुंड रूल से ऐसे भर दे रहे हैं, क्योंकि हम तो हुंड रूल पढ़े हुए हैं ना, है ना, तो हम गलत तो नहीं बनाएंगे बेटा, इसलिए ऐसे किया जा रहा है ना। आप भी अभी थोड़ी देर बात करोगे इसको सही। तो ये S1 की क्या वैल्यू बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला है प्लस हाफ, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन S2 ये भी प्लस हाफ वाला है, तीसरा वाला ये भी प्लस हाफ वाला है, और ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव स्पिन वाला है, उल्टा है। S4 क्या हो गया माइनस हाफ। तो इसका चक्रण बाहुल्य कैपिटल S बराबर क्या हो गया, समेशन ऑफ स्मॉल एस मतलब S1 S2 S3 S4 को ऐड कर दो, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सीधी बात थी, ये प्लस था ये माइनस था, ये 0 हो जाता, प्लस हाफ 1 आता। तो जिसमें पेयरिंग हुई होगी, जिसमें युग्मन हुआ होगा, जोड़ा बनेगा, उसको 0 कर देना, बाकी सबको ऐड कर देना, आपको S की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखते हैं एक और। जैसे मान लो आपने लिखा 3d7 लिखा था बेटा, तो क्या हो जाता, यहाँ 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों पेयर्ड हैं, 0 हो जाएंगे। तो कैपिटल S की वैल्यू समेशन ऑफ स्मॉल एस जब आप करोगे तो ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 3 टाइम्स प्लस हाफ मिलेगा आपको, तो आपका हो गया 3/2 प्लस 3/2। तो ऐसे आप चक्रण बाहुल्य निकालते हो, जितने स्मॉल एस हैं उनको ऐड कर दोगे तो आपको कैपिटल एस यानी कि चक्रण बाहुल्य मिल जाएगा। अब इसके बाद जो टर्म है वो है मल्टीप्लिसिटी, उसी की जरूरत है हमें। मल्टीप्लिसिटी ही समझनी है हमको, तो स्पिन यहां से हटा दो, यहां से चक्रण हटा दो। तो अब बाहुल्य का मतलब क्या है, इसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं, जो बाहुल्य है वो हम कैपिटल M से दिखाते हैं, और कैपिटल M इज नथिंग बट 2s + 1। कैपिटल S का 2 टाइम करके 1 ऐड कर दीजिए तो आपको मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी, बाहुल्य मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा, ये मान लो आपने लिखा 4p5, आपने लिखा 1 2 1 2 3 4 5, यहां पर S1 की वैल्यू प्लस हाफ, तो आप कैपिटल S निकालो ना, S1 S2 करने की क्या जरूरत है, 0 हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ 0, केवल हमको कैपिटल S क्या बचा, समेशन ऑफ स्मॉल s जब हमने किया तो केवल प्लस हाफ बचा। तो M की वैल्यू क्या, 2s + 1, देन 2 इंटू प्लस हाफ प्लस 1, 2 2 कैंसिल आउट, 1 1 2, 2 है तो इसको बोलते हैं डुप्लेट, है ना, 1 है तो सिंगलेट। हिंदी ही समझना यार, इंग्लिश थोड़ी सी, इंग्लिश ही समझना, हिंदी इसकी समझ नहीं पा रहे हैं, हिंदी इसकी क्या होगी। हिंदी में चूंकि ये सब चीजें बहुत मिलती नहीं है ना, सिंगलेट डुप्लेट ट्रिपलेट क्वाड्रेट ऐसे चलता है। लिख दिया तो अच्छी बात है, बट हमें वैल्यू से मेन मतलब है बेटा। जैसे मान लो हमने लिखा था अभी 3d7 लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो इन दोनों का तो 0 हो गया, यहाँ पे S1 S3 S4 S5 का ऐड किया हमने, 3 टाइम पॉजिटिव वाला, तो कैपिटल S मिला, समेशन ऑफ स्मॉल s किया, ये दोनों 0 हो गए, 3 इंटू प्लस हाफ दैट इज 3/2 प्लस 3/2। तो मल्टीप्लिसिटी यानी कि बाहुल्य, ये रहा चक्रण बाहुल्य, बाहुल्य क्या हो गया, 2 इंटू प्लस 3/2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल्ड आउट,
+3 + 1 4, एक क्वाड्रेट हो गया, ऐसे पेंटेट है ना, इस तरीके से आ जाएंगे आगे। अब देखो बेटा क्या है, इसके बाद है बाबू आप लोगों को समझना हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी निकालना आप समझ गए, अब आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड रूल क्या कहता है कि जब आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब जिनकी ऊर्जा समान हो, जिनकी एनर्जी समान हो, है ना, समान ऊर्जा के कक्षक, हमें पढ़ना है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बाहुल्य नियम। अब इस ढंग से आपके पढ़ने का क्या मतलब है, आपने क्लियर कर लिया कि ये क्यों ऐसा बोला गया, या क्यों एक हम शुरू से ही पेयरिंग नहीं कराते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद पेयरिंग कराते हैं, यहां से आप क्लियर कर लोगे अधिकतम बाहुल्य का नियम। और यही तो कॉन्सेप्ट होता है, और ऐसे ही तो पढ़ने से आपको केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी। अगर आपने एज इट इज चीजों को रट लिया कि हाँ हुंड नियम किताबों में ऐसे दिया है या सर जी ने बता दिया तो इसको याद कर लो, तो ऐसा क्यों भाई, अगर ऐसे करते रहेंगे हम लोग तभी तो हमको केमिस्ट्री रटनी पड़ती है। आप चीजों के पीछे की वजह जानो बेटा, और साइंस में यही तो है, क्यों का जवाब, क्या का जवाब तो आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में भी बोलते हो, ठीक है भाई। कौन थे महाराणा प्रताप, है ना, कौन थे अकबर, आपने बताया वास्को डी गामा कब आया, ये बहुत लॉजिक बात, इसमें नहीं कुछ आप दे सकते, इसका डायरेक्ट आपने आंसर दे दिया। लेकिन न्यूटन ने अगर सिर्फ ये देखा होता क्या गिरा, तो बात वहीं खत्म हो गई होती। साइंटिफिक अप्रोच क्या है कि न्यूटन को इस बात का पता लगाना था कि सेब क्यों गिरा। जब आप क्यों का जवाब खोजोगे तब आप साइंस के अच्छे स्टूडेंट माने जाओगे, और एक साइंस के स्टूडेंट के अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, ये जानने की कि चीजों के पीछे वजह क्या है, तभी आप बेटा साइंस अच्छी पढ़ सकते हो, है ना। तो क्यों ये नाम आया, क्यों हमने एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही पेयरिंग कराई, तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो हमें 3d6 को लिखना हो तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसके कई ढंग हो सकते हैं। डी में आप जानते हो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, इसके कई ढंग हो सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन भरने के। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब होता है बेटा समान ऊर्जा के कक्षक। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब समान ऊर्जा के कक्षक, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है, ठीक है। अब D6 भरने के तरीके देखो, हमने सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, या क्या किया, इन दोनों में 2-2 दे दिया, इसमें 1-1 दे दिया, या क्या किया, सब में पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया और फिर जो बचा था फिर दोहरा दिया। जैसे 5 लोग हैं, वही लड्डू वाली बात कि सबको 1-1 लड्डू दिया फिर दोहराना शुरू किया, या 3 लोगों को 2-2 दे दिया, 2 लोग खाली बैठे हैं, या 2 लोगों को डबल दे दिया, 2 को सिंगल, एक बेचारा खाली रह गया। तो इसमें से कौन सा तरीका सही है? मोरालिटी के हिसाब से तो ये दिख ही रहा है वाला सही है, साइंस के हिसाब से कैसे सही है, चलो इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका बेटा आप एस निकालो, कैपिटल एस, फिर एम निकालो। तो कैपिटल एस क्या मिलेगा, 0 0 0, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, कैपिटल एस 0 आ गया। तो एम क्या होता है बच्चों, 2s + 1, कितना आया, 2 × 0 + 1, कितना आया, 1। यहां कैपिटल एस, ये दोनों 0 हो गए, ये प्लस ऑफ मिलके वैल्यू कितनी आई, +1, और m की वैल्यू क्या आई, 2s + 1, इट मीन्स 2 × +1 + 1, इट मीन्स 3। यहां देखते हैं ये प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0 हो गया, बाकी यहां प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ, 4 टाइम्स प्लस ऑफ +2, कैपिटल एस की वैल्यू हो गई +2, m की वैल्यू क्या हो गई, 2s + 1, 2 × +2 + 1, 2 2 4 + 1 5। ये सिंगलेट है, एक ट्रिपलेट है, ये पेंटेट है। पेंटेट स्टेट मतलब हाईएस्ट स्टेट, क्या समझे। और वो कब मिल रहा है, जब मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट है, मैक्सिमम है।
इन दोनों में क्या है, मिनिमम है। तो हुंड ने ऐसे ही निकाला होगा अपना रूल बेटा। अब इसमें कौन सा फॉलो किया जाएगा तरीका, जिसमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिल रही है, मतलब जिसमें स्टेट हाईएस्ट मिल रहा है। ये क्या है, ये सिंगलेट है, ये क्या है, ये ट्रिपलेट है, और ये क्या है, ये पेंटेट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पेंटेट है, तो ये स्टेट फॉलो किया जाएगा। यानी कि ये वाला जो तरीका है, ये दोनों जो तरीके हैं, ये खत्म, ये खत्म, ये तरीका आप फॉलो करोगे। और इस तरीके में क्या है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हमें भरने थे, तो हमने क्या किया, पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तब पेयरिंग कराया। मीन्स इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता है। समान ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि समान ऊर्जा के कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट पेयर्ड अंटिल ईच एंड एवरी डीजेनरेट ऑर्बिटल फाइंड्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यही हुंड रूल है और यही हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। और क्यों है ये आपने समझ लिया मल्टीप्लिसिटी समझते हुए, समझ रहे हैं। तो ये तरीका है बेटा, आप जो है हुंड रूल पढ़ सकते हैं इस ढंग से। और अब हमें लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खत्म है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल शुरू किया जाएगा। 11th की जो शुरुआती चीजें हैं वो 10th में पढ़ी गई जाती हैं। तो अब जब मैं पीरियोडिक टेबल या यूं कह लो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, तो वो शुरुआती जो हिस्सा होगा वो 10th के बच्चों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम के लिए काम आएगा और 11th वाले उसको रिवाइज करेंगे। और फिर एक वक्त के बाद सिर्फ 11th का कंटेंट रहेगा और उससे पहले हम 10th की चीजें निपटा लिए होंगे, है ना। तो 10th के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड सेकेंड एसिड बेस सॉल्ट। पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूं। कार्बन एंड कंपाउंड का ज्यादातर हिस्सा बच्चों मैंने 11th 12th की ऑर्गेनिक में पढ़ा रखा है। जो आपका कोर्स आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कार्बन एंड कंपाउंड कंप्लीट कर लो। तो फिर 10th के बच्चों के लिए सिर्फ एक चैप्टर केमिस्ट्री में बचता है, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको मैं 1 से 2 वीडियोस में मेटल एंड नॉन मेटल निपटा दूंगा। तो आपका मतलब 10th के बच्चों के लिए पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रही होगी। ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो। रही बात 11th के बच्चों की, तो हम लोग धीरे धीरे बेसिक फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं बच्चों, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आज खत्म हुआ है। तो बच्चों इन वीडियोस को आप देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे लगते हो वीडियोस तो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, आप कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ बने रहिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।